नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए यह वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में, यानी कि उन योजना और संस्थाओं के बारे में जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में गरीब कल्याण रोजगार अभियान, नेशनल क्रेडिट कोर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, मिशन पूर्वोदय, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मन की बात कार्यक्रम, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन तथा ब्रिक्स जैसी संस्थाओं और योजनाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो के स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 71.61% हो गई है। अब तक 18,62,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही इन्फेक्शन से स्वस्थ लोगों की संख्या 20 लाख के करीब पहुंच गई है। हमारे यहां पे कोविड-19 से मरने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। भारत में अन्य देशों की तुलना में इस महामारी से मरने वालों की संख्या सबसे कम बनी हुई है। देश में इससे जो होने वाली डेथ रेट है वो 1.93% है। अमेरिका में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 23 दिन में 50,000 को पार कर गई थी। ब्राजील में 95 दिनों में पार हुई थी। मैक्सिको में 141 दिन में 50,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, जबकि भारत में 156 दिन में इतने लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 63,489 लोग इन्फेक्टेड हुए और इससे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 25,89,682 हो गई है। इनमें से 6,77,444 व्यक्तियों का इस समय इलाज चल रहा है। पिछले एक दिन में 944 लोगों की डेथ हुई और अब तक इस महामारी से 49,980 लोगों की डेथ हुई है। लगभग 50,000 लोग अब तक मर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 7,46,608 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और लेबोरेटरीज की संख्या हमारे यहां पर बढ़कर 1469 हो गई है। इनमें से 969 सरकारी लेबोरेटरीज हैं और 500 प्राइवेट लैब हैं। नेक्स्ट खबर है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5,50,000 से ज्यादा मानव दिवसों के रोजगार का सृजन किया है। ये राज्य बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों की प्रगति की निगरानी करते हैं। इन राज्यों में 2,988 करोड़ रुपए की लगभग 165 रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के प्रभाव से अपने गांव को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा तैयार करने में खर्च किए जाएंगे। 125 दिन के इस कार्यक्रम में 116 जिलों में 25 श्रेणियों के कार्यों को शामिल किया गया है और प्रत्येक कार्य प्रवासी मजदूरों पर केंद्रित है। अगली खबर है, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्यम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र में 5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। हमारे देश की आर्थिक वृद्धि में हमारे एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। जीडीपी ग्रोथ का 30% भाग एमएसएमई से आता है। 48% एक्सपोर्ट जो होते हैं वो एमएसएमई के होते हैं और अभी तक हमने इस क्षेत्र में 11 करोड़ नौकरियां सृजित की हैं। नेक्स्ट खबर है, नेशनल क्रेडिट कोर ने 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में प्रमुख रूप से अपने विस्तार की पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा की थी। 143 सीमावर्ती और तटीय जिलों में 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा, जिसमें 1/3 कैडेट लड़कियां होंगी। तटीय और सीमावर्ती जिलों के उन 1,000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है जहां एनसीसी की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सेना इन एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी तथा नौसेना तटीय इलाकों में, जबकि वायुसेना अपने केंद्रों के निकट स्थित एनसीसी यूनिटों को सहायता प्रदान करेगी। इससे सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों के युवाओं को न केवल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें आर्म्ड फोर्सेज में जाने की प्रेरणा भी मिलेगी। एनसीसी विस्तार योजना राज्यों की सहभागिता के साथ लागू की जाएगी। अगली खबर है, राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इस बीच राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में वाजपेयी जी के चित्र का अनावरण किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय में श्री कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और 2015 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट खबर है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का कल निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। चेतन चौहान को पिछले महीने लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां वो कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए थे। 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 1991 और 1998 में 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। नेक्स्ट खबर है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में लोक शिकायत पोर्टल बनाने के लिए वहां के प्रशासन की पूरी मदद करेगी। जम्मू कश्मीर में सुशासन की पहल के लिए जारी अभियान को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर सिंह ने और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण पोर्टल के अगले चरण के विस्तार के लिए कल टेलीफोन पर बातचीत की। इसके बाद डॉक्टर सिंह ने लोक शिकायत मामलों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में शिकायत निवारण पोर्टल के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। केंद्र का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन शिकायत निवारण पोर्टल आवाज़ अमन के साथ सहयोग करने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट खबर है, श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंदिर की यात्रा लगभग 5 महीने के निलंबन के बाद कल से फिर से शुरू हो गई। कोरोना महामारी के कारण यहां तीर्थ यात्रा 18 मार्च को रोक दी गई थी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार प्रत्येक तीर्थ यात्री को मास्क पहनना या चेहरा ढकना और मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डालना अनिवार्य होगा। यात्रा के शुरुआत में तीर्थ यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इस बीच जम्मू मंडल के पूंछ जिले में ऐतिहासिक बूढ़ा अमरनाथ जी मंदिर भी लगभग 5 महीने के बाद कल तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया। मंदिर में एक समय में केवल एक व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति होगी। इस बीच डोडा जिले के भद्रवाह से 3 दिन की पवित्र कैलाश यात्रा प्रारंभ हो गई। इसके साथ ही भद्रवाह के गाथा में प्राचीन वासुकी नाग मंदिर से कैलाश कुंड के लिए छड़ी मुबारक भी रवाना हुई। नेक्स्ट खबर है, ओडिशा जल्द ही देश में इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट में कहा है कि मिशन पूर्वोदय के तहत राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के साथ इस्पात का एक बड़ा केंद्र विकसित किए जाने की योजना है। यहां 10 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन होगा और इस केंद्र में मेक इन इंडिया तथा लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम के तहत 25 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम होगा। नेक्स्ट खबर है, प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68th एडिशन होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या माई जीओवी पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस कॉल देकर तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट खबर है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और विकास में पारसी समुदाय का योगदान हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि पारसी समुदाय भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में विशेष स्थान रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के हर क्षेत्र में किए गए शानदार योगदान को देश ने देखा है। नेक्स्ट खबर है, सरकार ने राजमार्गों पर बेहतर यातायात सुरक्षा के लिए सड़क निर्माण उपकरण वाहनों के लिए कड़े नियमों का प्रावधान किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए एक प्रारूप अधिसूचना लेकर आया है। अधिसूचना में सड़कों पर अन्य गाड़ियों के साथ चलने वाले सड़क निर्माण वाहनों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने का उल्लेख किया गया है। इनमें ऐसे वाहनों के ऊपर अलार्म लगाने, इन वाहनों को चलाने वाले लोगों के लिए व्यापक दृश्यता सुविधा और ऑपरेटर स्टेशन तथा रखरखाव क्षेत्र को जरूरी बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में वैसे तो पहले से ही सुरक्षा मानक तय हैं, लेकिन नए मसौदा के जरिए इन नियमों को और सख्त बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना पर स्टेक होल्डर्स और लोगों से 30 दिन के भीतर सुझाव दें और टिप्पणियां मांगी हैं। नेक्स्ट खबर है, मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश और गुजरात में औद्योगिक विकास तेज होगा और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। यह एक्सप्रेस वे अलीराजपुर से होता हुआ गुजरात तक जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा हो जाने पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात में भी रोजगार और औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई के इस एक्सप्रेस वे के साथ औद्योगिक क्लस्टर भी बनाए जाएंगे।
जहां पर निवेश आएगा। गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश के में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 309 किलोमीटर लंबाई का चंबल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है, जो कि श्योपुर, मुरैना एवं भिंड जिले से होता हुआ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा। नेक्स्ट खबर है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपनी सभी सीमा चौकियों पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य फिट इंडिया के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस अभियान के तहत आईटीबीपी के जवान और अधिकारी 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। यह अभियान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परसों शुरू किया गया था। अभियान का समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन होगा। नेक्स्ट खबर है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना से राख सस्ते दामों पर सीमेंट संयंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि एनटीपीसी ने राख का 100% उपयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और उसी दिन दिशा में एक बड़ा कदम है। एनटीपीसी का यह प्रस्ताव राख के मालवाहन में एक नए युग की शुरुआत है, जिससे दूर दराज के स्थानों से राख का उपयोग केंद्र तक ले जाया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ 40 लाख टन राख का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था। नेक्स्ट खबर है आज की, भारत ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना साझा करने का आह्वान किया है। ब्रिक्स की मादक पदार्थ रोधी कार्यदल की चौथी बैठक हाल ही में हुई थी। इसका नाम था ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस वर्किंग ग्रुप में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के सदस्य थे और इनकी बातचीत लाभदायक रही। भारतीय जो शिष्टमंडल था उसका नेतृत्व मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया। बातचीत में जो मुद्दे उभर कर आए उनमें सदस्य देशों के बीच सूचना साझा करना और समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी पर रोक लगाना शामिल है। तो दोस्तों, आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 17 अगस्त है। 17 अगस्त 1835 को अमेरिका के सोलिमन मैरिक को रेंच, जो कि एक टूल होता है, उसके लिए पेटेंट मिला। 17 अगस्त 1945 को सुकार्नो तथा मोहम्मद हट्टा ने इंडोनेशिया, जिसे उस समय डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था, उसकी नीदरलैंड से स्वतंत्रता की घोषणा की। 17 अगस्त 1945 को ही कोरिया को उत्तर तथा दक्षिण कोरिया में विभाजित कर दिया गया और 38th पैरेलल लाइन जो है उस द्वारा यह विभाजन किया गया। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई। 17 अगस्त 1950 को सुकार्नो ने इंडोनेशिया के यूनिटरी रिपब्लिक घोषित किया और वो इसके पहले राष्ट्रपति बने। 17 अगस्त 1960 को अफ्रीकी देश गैबन को फ्रांस से आजादी मिली। 17 अगस्त 1970 को सोवियत संघ द्वारा वेनेरा 7 लॉन्च किया गया। यह किसी दूसरे ग्रह, शुक्र ग्रह पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। 17 अगस्त 1977 को रूस की पनडुब्बी आर्टिका नॉर्थ पोल पर पहुंची और यह ऐसा करने वाली पहली पनडुब्बी बनी। 17 अगस्त 1978 को अमेरिका के बैन एब्रेजो, मैक्सी एंडरसन तथा लैरी न्यूमैन बैलून फ्लाइट द्वारा अटलांटिक को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। वे डबल ईगल सैगन नामक बैलून में बैठकर 6 दिनों में पैक आइजले से पेरिस के निकट एक खलियान में उतरे। 17 अगस्त 1982 को पहली कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी जो है वो आम जनता के लिए जर्मनी में जारी हुई। 17 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक में अपना 8वां गोल्ड मेडल जीतकर माइकल फेल्प्स ने अपने हमवतन मार्क स्पिज का 7 स्वर्ण पदकों का 1972 के म्यूनिक ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 17 अगस्त 2008 को राफेल नाडाल ने बीजिंग ओलंपिक में मेंस टेनिस सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता और इस प्रकार स्पेन को टेनिस में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 17 अगस्त 1761 को भारत आए पहले मिशनरी विलियम कैरे का जन्म हुआ। 17 अगस्त 1932 को भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक वीएस नायपाल का जन्म ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में हुआ। 17 अगस्त 1909 को प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा को लंदन की पेंटविले जेल में फांसी दी गई। उन्हें 1 जुलाई 1909 को विलियम हट, कर्जन वाइली तथा खवास लालकाका की हत्या के लिए सजा दी गई थी। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe to my channel, share this video with all your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you दोस्तों, bye.